अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मौजूदा रुकन असम्बली वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़ असम्बली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ रुफ़क़ा व अराकीन बल्दिया व साबिक़ा अराकीन बल्दिया, अज़ीज़ान मिल्लत, 30 नवंबर के दिन तेलंगाना के असम्बली इंतख़ाबात के इलेक्शन के रायदही का दिन है। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को और कारवान के असम्बली हल्के के उम्मीदवार को आप अपनी दुआओं से, अपने इत्तेहाद से वोट डालकर दोबारा यहाँ से कौसर मोहिउद्दीन को आपका रुकन असम्बली मुंतखब फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 5 साल में रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 1 लाख रुपये दिए जाते हैं शादी के बाद, तो मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली कारवान में 21,000 ऐसे ख़वातीन को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1-1 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया। वहीं पर आसरा पेंशन हल्क़े असम्बली कारवान में 11,000 लोगों को आसरा पेंशन मिल रहा है। हुकूमत की एक स्कीम है ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, जिसमें गोलकुंडा के 11 नौजवानों को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप दी गई और पूरे कारवान में 185 लोगों को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम मंजूर हुई। इमाम और मौज़न को जो ऑनरेरियम दिया जाता है वो हल्क़े असम्बली कारवान में 125 मसाजिद के इमाम और मौज़न को गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेरियम मंजूर हुआ है। वहीं पर हल्क़े असम्बली कारवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जो आज तेलंगाना में टेमरिस के नाम से मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियों के लिए जो स्कूल क़ायम किया गया, जिसमें हॉस्टल की भी सहूलत है, लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और हॉस्टल, लड़कों के लिए अलहदा स्कूल और हॉस्टल। इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 201 स्कूल पूरे तेलंगाना में चल रहे हैं। करीब 1,30,000 बच्चे और बच्चियां उसमें ज़ेर तालीम है, 6ठी जमात से 12वीं जमात तक, जिसमें जूनियर कॉलेज का भी इंतज़ाम है। और जब से ये टेमरिस के स्कूल्स खोले गए हैं उसमें अब तक 80,000 के करीब तुलबा और तालिबात अपनी 12वीं जमात की तालीम मुकम्मल करके वो या तो प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला लिए या फिर आगे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कारवान असम्बली हल्के में गोलकुंडा में 2 टेमरिस के स्कूल चल रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें एक स्कूल में 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है और बच्चियों के लिए बंजरी दरवाज़ा के पास 2 स्कूल हैं, जिसमें उनके लिए हॉस्टल का भी इंतज़ाम है और पढ़ाई का भी इंतज़ाम है। उसमें करीब 1100 हमारी बेटियां इन 2 टेमरिस के स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम रहा हल्क़े असम्बली कारवान में। इससे हटकर आप जानते हैं कि ये जो सामने जूनियर और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपने एमपी फंड से 5 करोड़ रुपये दिए हैं। 6 करोड़ एमपी फंड से कौसर साहब बोल रहे हैं कि 15 करोड़ रुपये दिए हैं और 2000 के करीब हमारी बेटियां जूनियर और डिग्री कॉलेज की तालीम इसमें हासिल कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका है तालीम के लिए। और पूरे हल्क़े असम्बली कारवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पूरी कारवान के असम्बली हल्के में
नई सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1 साल 1.5 साल में जो 50% काम जो अभी ज़ेर दौरान है वो तकमील को पहुँचेगा। और जब ये पूरा सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल हो जाएगा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो बीमारी जो हमारे बच्चों में और ज़ईफ़ों में होती है, ख़ास तौर से ड्रेनेज और पानी की लाइन मिलने से और गंदगी फैलती है, इंशाअल्लाह ताला इससे राहत मिलेगी। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो 290 करोड़ का काम चल रहा है। वहीं पर एमएलए साहब ने ये बताया कि गोलकुंडा में रिसाला बाज़ार के पास बीडीसीसी रोड का काम ज़ेर दौरान है। शाहजहां नगर में से दिलावर शाह नगर में बीडीसीसी का काम 70 लाख का ज़ेर दौरान है, चल रहा है, अभी स्टार्ट होने वाला है। देवदासपुरा में 15 लाख की सीसी रोड, महल्लागंज अफजल फंक्शन हॉल में अतराफ के गलियों में 75 लाख, ये भी कब चल रहा है या शुरू होगा? अब ये काम चल रहा है। रेशम बाग में बॉक्स ड्रेन 3 करोड़ 50 लाख की लागत से ये भी चल रहा है, ये भी काम ज़ेर दौरान है। बंजरी दरवाज़ा से गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में बीडीसीसी रोड का काम 1 करोड़ 80 लाख का काम चल रहा है। जमाली दरवाज़ा मेन रोड में सब लाइन्स हैं 65 लाख के। गोलकुंडा में स्विमिंग पूल तो बन गया ना, 3 करोड़ 50 लाख की लागत से स्विमिंग पूल बन चुका है। गोलकुंडा कॉलेज में मैं आपके जिक्र किया हूँ। अब हमारा इरादा ये है और हमारी कोशिश ये है कि मुस्तकबिल में जो आगे पुलिस की लाइन है, पुलिस की ज़मीन जो है, करीब 1 एकड़ ज़मीन वहाँ पर खाली है और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद मुझे यकीन है कि दोबारा मामू सीएम बनेंगे तो उनके पास जाकर हम ये जो पुलिस की ज़मीन हासिल करके यहाँ पर 2 BHK के लिए कौसर साहब कह रहे हैं कि कम से कम 5 ब्लॉक बन सकते हैं उसमें 2 BHK के। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि वो 1 एकड़ ज़मीन पुलिस से गवर्नमेंट को मिले और वहाँ पर 2 BHK का एक कॉम्प्लेक्स बने ताकि कारवान के गरीब और मुस्तहक लोगों को जो आज गरीब हैं उनको एक ज़ाती घर भी मिलेगा। तो वो जो ज़मीन है इंशाअल्लाह ताला उसको गवर्नमेंट की ज़मीन है, वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है हाउसिंग बोर्ड को या GHMC को। तो ये हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है कि हल्क़ असम्बली कारवान एक मिसाली हल्का बने। और दूसरा काम जो अभी प्रपोजल स्टेज में है, इंशाअल्लाह मंजूर हो जाएगा, वो 7 गुंबद से किले गोलकुंडा तक एक रोपवे का काम, माने लोग 7 गुंबद से रोपवे पे चल के किले गोलकुंडा तक आ सकेंगे। और उमूर मजहबी से इजाज़त मिल चुकी है ना, NOC आ गया कि ये जो आपका जहाँ पे मिलाद का जलसा होता वहाँ पर एक मार्केट को बनाने का प्रोग्राम है। तो ये किले गोलकुंडा की हद तक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरे काम मुकम्मल होंगे। रोड वाइडनिंग का काम है, मोहम्मदी लाइन के एंट्रेंस से लेकर, वो ज़रूरी है काम करवाना, वरना आने वाले सालों में वहाँ पे आप चल भी नहीं सकेंगे। तो ये एक मजलिस का एक प्रोग्राम है जो इंशाअल्लाह ताला आपका ताउन, आपकी दुआएं रहीं तो ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तरक्याती काम को अंजाम देगी। तीसरी अहम बात यह है कि जो सियासी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत क्यों की जाती है? मजलिस से मुखालिफत अगर कांग्रेस और BJP करती है तो एक ही बुनियाद पर करती है। उनको ये बात हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है कि ये सियासी जमात ने अक़लियतों में, दलितों में और कमज़ोरों में एक सियासी शऊर को बेदार किया और उनको बताया कि सियासी ताकत के ज़रिए आप क्या हासिल कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं कई मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ। आज अक़लियतों का जो बजट है 630 करोड़ रुपये हर साल सालाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में सिर्फ तालीम पर खर्च होता है। और ये सारी दुनिया इस बात को जानती है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। अगर किसी चीज़ इस मुल्क को या फिर इस रियासत को नीचे लेकर जाती है वो है कि मुस्लिम अक़लियत को तालीम के मैदान से दूरी। और तालीम से मैदान की दूरी सिर्फ इसी वजह से, सबसे बड़ी वजह यह है
कि मुस्लिम अक़लियत के पास पैसा नहीं होता अपनी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। ये बाज़ाब्ता माहिरीन की रिपोर्ट है, कोई उसको माने या ना माने, माहिरीन ने इस पर रिपोर्ट दी है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है। आप मजलिस जो काम कर रही है तालीम के मैदान में, आप सोचिए कि 80,000 हमारे बच्चे और बच्चियां 12th पास करके निकल चुकी हैं। अब वो आगे पढ़कर जब अमली मैदान में आएंगी तो हमारे और उनके घरों से जहालत का खात्मा होगा। उनके पास एक ताकत होगी, इल्म की ताकत होगी, वो बाशऊर रहेंगे, अपने हुकूक से वाकिफ रहेंगे, वो नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इस्तिसाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये खौफ है कांग्रेस और बीजेपी को कि ये जो काम मजलिस कर रही है ज़मीन के ऊपर, इससे इनको डर लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर ये जो पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं, ये जो कॉलेज में हमारी बच्चियां पढ़कर निकलेंगी, ये समाज में एक इनकलाब को बर्पा करेंगी। तो इनको यही चीज़ से तकलीफ है। ये कल तक ये समझ रहे थे कि सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा ने अपनी कोशिश और अपनी कुर्बानियों से मेडिकल कॉलेज को कायम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया, MBA MCA स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सालार ने कायम किए। अब इनको ये परेशानी हो गई कि आज मजलिस हुकूमत के पैसों से गरीबों के बच्चों को तालीम दिलाने का काम कर रही है। इसी वजह से मजलिस की मुखालिफत की जाती है। दूसरा, इनको हरगिज़ पसंद नहीं है कि आप एक सियासी क़ियादत आपकी बन रही है, सियासी लीडर बन रहे हैं। जहां कहीं भी मजलिस जाती है वहां पर एक लीडरशिप उभरती है और वो लीडरशिप को इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दोनों का एक ही मामला है। पूरे मुल्क में बीजेपी मुस्लिम अक़लियत को गायब करके रख दी सियासी मैदान से। ना किसी को टिकट देते, ना इनके 300 MP में कोई मुस्लिम अक़लियत का एक MP है, ना कोई मुस्लिम वजीर है। और यही हाल कांग्रेस का है। ये सिर्फ उन लोगों को पसंद करते जो इनकी चापलूसी करते और इनके सामने आंखें और गर्दन झुकाकर खड़े होते। इनको असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई पसंद नहीं आता जो इनकी आंख में आंख डालकर लड़ता है, मुतालबा करता है और सच्चाई को बयान करता है। इसीलिए मजलिस से मुखालिफत की ये भी वजह है कि ये हैदराबाद से निकलकर ये क्यों जाते उत्तर प्रदेश में। आप सुनते होंगे कांग्रेस वालों से, ये क्यों जाते उत्तर प्रदेश को। अरे भाई, उत्तर प्रदेश किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। मुझे आईन इस बात की इजाजत देता कि मैं कहीं भी जाऊं। मोदी गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाकर 2 बार MP बन सकते। ये राहुल गांधी अमेठी की सीट हारकर केरल को जाकर इलेक्शन लड़के जीत सकते। मैं नहीं कर सकता हूं, अपनी पार्टी को लेकर नहीं जाता हूं। नहीं, क्यों जाते आप इलेक्शन हारते। अरे ये लोगों को मालूम ही नहीं, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा लड़े थे, हारे। एक नहीं 2 या 3 मरतबा लड़े, कई मजलिस की कायदीन लड़े, मगर जब जीते तो अब तक कोई माइका लाल अल्लाह के फजलो करम से मजलिस को हरा नहीं सका। तो ये जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। मेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी तो वो अलग बात है, मगर आने वाली नस्ल तो फायदा उठाएगी। आज उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मालूम 6-7 जगह पर मजलिस का बल्दिया का चेयरमैन है, संभल में मजलिस का चेयरमैन है, मीरठ में मजलिस को मेयर के लिए समाजवादी पार्टी BSP से ज्यादा वोट मिले। इनको इस बात का डर है कि आखिर ये क्या करने वाले हैं लोग। मेरे भाई, मैं जो काम कर रहा हूं आपसे इजाजत लेके कर रहा हूं। मैंने आपको 2014 में कहा था कि आपको वोट देना है ताकि हम मजलिस के पैगाम को मुल्क के कोने कोने में लेकर जाएंगे। नहीं, आप लड़ते हारते। अरे मेरे भाई, मेरे नजरिए में दुनिया में कोई हार नाम की चीज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मुझे हार से कोई मतलब नहीं है। मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। और यही चीज इनको परेशान करती है। कौसर मोहिउद्दीन कौन थे? मोहम्मद मुबीन कौन थे? बोलो आप। ये मामूली लोग थे जिनको मजलिस ने मौका दिया और आज वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये मिजाज बीजेपी और कांग्रेस में ये
कि जो खानदान और पानदान का रहेगा वही लीडरशिप करेगा। मजलिस ये नहीं मानती, मजलिस कहती है कि जो काबिल होगा, जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें जज्बा होगा खिदमत करने का, जरूर उसको मौका मिलेगा। आप उठाकर देखो, आप जाफर हुसैन मेराज कॉरपोरेटर थे, आज एमएलए हुए। माजिद हुसैन 2 मरतबा का कॉरपोरेटर, मेयर हैदराबाद का, एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है। इंशाअल्लाह एमएलए अल्लाह उसको मुंतखब करेगा। कौसर मोइनुद्दीन कॉरपोरेटर थे, 3री मरतबा एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुमताज खान अहमद पाशा खादरी कॉरपोरेटर थे, एमएलए बने। तो ये काम इनको पसंद नहीं आ रहा कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। मेरे भाई, ये जो जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से मुझे दी गई है, आपकी दुआओं से मिली है, तो मुझे तो काम करना है। अब बार बार ये बोलते, अरे भाई आप वहां लड़े हार गए, वहां लड़े हार गए। आपको बताना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 402 असेंबली की सीटें हैं। कांग्रेस और बीएसपी 402 पे लड़े, 1-1 सीट जीते। उनको कोई नहीं पूछता कैसा लड़े हारे, मगर हम लड़ रहे नहीं, आप लड़ रहे, उनको फायदा हो रहा। अच्छा, तुम लड़े तो फायदा नहीं हो रहा, आप लड़े तो फायदा नहीं हो रहा, मेरे लड़ने से फायदा हो रहा है। अब फिर बार बार बोलते वो गोशा महल नहीं लड़े। अरे दीवाने, गोशा महल में कभी लड़ाई नहीं, पहले महाराजगंज था, वो 2009 में गोशा महल हुआ। मुकेश गौड़ की तारीफ हम करे, सालार बोले मियां देखो करे। फिर 2014 में मुकेश गौड़ हार गए, नहीं लड़े। 2018 में मैं बोला कांग्रेस के लोगों को तरीके से कि मत लड़ो, आप लड़े। 26,000 वोट कांग्रेस ली, 17,000 वोट से वो जीत गया वो शख्स। हमारे से पूछ रहे, अरे गोशा महल में 27%, निजामाबाद में 44%, 16 कॉरपोरेटर मजलिस के, डिप्टी मेयर मजलिस का। मैं वहां नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ा कि आरएसएस को हराना है हर चीज में। अब मैं वहां नहीं लड़ा तो कामारेड्डी से एक साहब चले गए वहां पे निजामाबाद में, माने हमने लड़े, दोनों कूद गए वहां पे। क्यों कूदे आप? आपके लड़ने का मकसद क्या है? आपके लड़ने से निजामाबाद की सीट किसको फायदा हो सकता है? बोलो। कोई नहीं बोलते, सब जबान खामोश बैठे हुए। मगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे सेहतमंद रखेगा, मैं भारत के कोने कोने में जाकर अपने हरे झंडे को गाड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हाँ, मौत अगर लिखी हुई है तो अलग बात है, मगर जिंदगी जिस्म में अगर एक रिमख की सांस बाकी रहेगी, असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के पैगाम को लेकर जाएगा। ये मेरा जमहूरी हक है, मुझे आईन इस बात का हक देता है। तुमने मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई ताकि मैं मर जाऊं, अल्लाह ने मुझे बचाया। लोगों ने समझा कि डर कर आ जाएगा। मुझे घर से हैदराबाद से फोन आया कि आके जाओ, मैं नहीं गया। 5 दिन के बाद मेरी वालदा ने कहा कि कम से कम सूरत दिखा के जाओ। 7 दिन के बाद मैं जाकर अपनी माँ को चेहरा दिखा कर गया। वापिस गया तो मेरी माँ ने पूछा कि फिर जा रहे? मैंने कहा अम्मा, यही तो आप सिखाए थे हमको, यही तो आप और सालार ने हमको सिखाया था। तो मेरे भाई, यह काम हमको करना है, मुल्क की भी फिक्र करना है। लोग बोलते हैदराबाद में सुकून है, आप क्यों जाते वहां पर, इल्जामात क्यों लेते अपने आप पर? अरे मेरे दोस्त, इमाम हुसैन करबला क्यों गए? फिर क्यों गए इमाम हुसैन करबला को? मालूम था ना, मगर बातिल को शिकस्त देना है, हक को सरबुलंद करना है। अगर हर आदमी डरेगा, नहीं हार जाएंगे। अरे मेरे दोस्त, उस दिन तो कामयाबी मिलेगी जब तुम्हारे और मेरे हाथ में, कमली वाले के सदके में, इस सीधे हाथ में हमको नाम अमल मिलेगा। जवाब तो उस दिन भी तो देना है। यकीनन अवाम को मैं जवाब दूं बैसत एक अवामी नुमाइंदे के, मगर जमात की जिम्मेदारी है। और इल्जाम लगाते इन्हों इतना लड़े। अरे राहुल गांधी 540 लोकसभा की सीट लड़के बहैसियत सदर 50 सीट पर आ गया, उससे कोई नहीं पूछते प्यारे तुमने कितने पैसे लिए थे, कितने पैसे तुमने लिए थे, मोदी से बताओ। कुछ जवाब नहीं मिलता, मगर एक नफरत है। आखिर ये क्यों निकल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैं जाना इसलिए चाहता हूं ताकि तुम्हारे वोट की कीमत बढ़े, तुम्हारे वोट की वैल्यू बढ़े।
जहां कहीं भी मैं जाता हूं उसके बाद ये लोग भागना शुरू करते। आप देखो मध्य प्रदेश में आज चुनाव हुआ, बुरहानपुर की असेंबली सीट इम्तियाज जलील साहब ने उम्मीदवार को दिया, पूरा बुरहानपुर एक हो गया, पूरा बुरहानपुर एक हो गया। मैं गया भी नहीं, मैं जा भी नहीं सका, मगर मुझे खुशी है कि लोग समझते हैं कि मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ऐसे कायदीन को पैदा किया कि अगर मैं कभी मेरी आंख बंद भी हो गई तो ऐसे काबिल लोग हैं जो सालार के मिशन को आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी की नफरत की सियासत का जवाब हमको सियासी इत्तेहाद से देना पड़ेगा। बीजेपी का सदर तेलंगाना में कहता है कि हम बुलडोजरों से पुराने शहर में घरों को तोड़ेंगे। किशन रेड्डी, याद रखो, हम कोई यहां पर नहीं बैठे, हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं हैं कि तुम जो चाहे मनमानी करोगे। अगर हमारे घर की एक ईंट पर भी तुम आंच लाने की कोशिश करोगे तो तुमको हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। हम एहतजाज करेंगे और तुम्हारे सामने ठहरेंगे। ये मत समझो कि मंजलिस खामोश तमाशाई बने बैठी रहेगी। ये वक्त ही बताएगा कि मंजलिस क्या कर सकती है। अरे शहर के अमन को हमने बचा कर रखा, 9.5 साल कहीं पर भी कुछ मंजलिस ने होने नहीं दिया। गणेश का जुलूस आया तो हमने फैसला किया कि 2 दिन के बाद आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जुलूस निकालेंगे, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती आज भी जिंदा है, नफरत आज भी जिंदा है। आरएसएस कांग्रेस में ज्यादा है और बीजेपी को कंट्रोल करती है, और कांग्रेस आरएसएस की मां है। याद रखो मेरी इस बात को। और ये जो कांग्रेस का मौजूदा सदर है, इसका नाम आरएसएस अन्ना है। ये आरएसएस से निकला। क्या आपको याद नहीं है यहां पर इतने थोड़े? क्या पठान को याद होगा, कौसर को याद होगा 99 का असेंबली इलेक्शन, मरहूम सैयद सज्जाद का। उस इलेक्शन में ये मौजूदा कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ कैंपेन कर रहा था। मैं देखा गुड्डी मलकापुर उस वक्त कारवान में था। कहां पे आया था? लंगर हाउस में भी आया था। ये आरएसएस का अन्ना है। कांग्रेस का सदर आरएसएस में था, एबीवीपी में था, बीजेपी में था। उसके बाद आरएसएस बोली उसको चले जा नायडू के पास, तो नायडू के पास ऐसा गया, उसकी साइकिल का फारक नहीं तोड़ा, साइकिल को ही तोड़ दिया पूरा। उसके बाद आरएसएस बोली बेटा दीवार कूद के कांग्रेस गांधी भवन में कूद जा। गांधी भवन में ऐसा कूदा कि गांधी भवन को कब्जा कर लिया। चंद्राबाबू नायडू, मेरे को अभी कोई बोले कि चंद्राबाबू नायडू उसको बोले कि ओवैसी को अटैक करो, ओवैसी को अटैक करो। नायडू तुम किधर है? तुम तेलंगाना में गायब हो गए, तुम अपने शागिर्द को छोड़ के गए। चंद्राबाबू नायडू, मैं असेंबली में था, तुमसे मुकाबला किया। यही चंद्राबाबू नायडू ने 22 सितंबर 1999 में गणेश के जुलूस के दौरान मुझे टास्क फोर्स से पिटवाया था। मेरे सर पर 17 टाके लगे थे। जिस्म के कोई हिस्से में पुलिस की लाठी नहीं लगी, ऐसा निशान नहीं था जहां पर लाठी नहीं लगी होगी। तो सुनो नायडू और आरएसएस वालों, मैंने पुलिस की लाठियां खाई, मैंने जेल को जाने का मौका मिला, मेरी गाड़ी पर तुमने गोलियां चलाई। मैं कोई चमन से चलकर यहां पर नहीं आया हूं, मुझे भी मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो तुम मुकाबला करना चाह रहे तो आओ। सालार ने हम तमाम को सियासत सिखाई। तुम जैसा मुकाबला करना चाहो मैं तैयार हूं। हम तो चाहेंगे कि जमहूरी तरीके से मुकाबला हो, मगर याद रखो आरएसएस अन्ना, तुम्हारे उस्ताद को मैं नहीं छोड़ा। तुम्हारे उस्ताद की सियासी जिंदगी का खातिमा, तेलुगु देशम का अगर खातिमा किसी ने किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम सबसे सर फहरिस्त में आता है। आज आप उस्ताद के इशारे पर शागिर्द मुकाबला करने आ रहा है। आइए आरएसएस अन्ना, आपको देख रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन अपना एक और
इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए ताकि आपकी जमात मजबूत रह सके और आपकी सही रहनुमाई करे, आपकी सही खिदमत करे। और आपकी मजलिस एक आवाज़ है, मजलिस आपकी मताए अजीज़ है। मजलिस के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं और तब जाकर आज मजलिस कोई मुकाम हासिल हुआ है। तो मेरी आप तमाम बुजुर्गों से, इज्जतदार माओ बहनों से अपील है कि पतंग के निशान पर वोट लगाइए। इलेक्टोरल कार्ड अगर नहीं है तो आप पासपोर्ट लेकर जा सकते, आधार कार्ड लेकर जा सकते, बैंक का पासबुक जिसमें आपकी फोटो हो वो लेकर जा सकते आप, और 9 दस्तावेजात हैं आप लेकर जा सकते। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मर्द हजरात अपने साथ अपनी फैमिली को, अफराद ख़ानदान को साथ लेकर रवाना होइए। ऐसा नहीं है कि आप जाके वोट डाल दे के आ गए और बेगम तुम ज़रा नाश्ता बनाओ मैं वोट डाल के आता हूँ। अब आप वोट डाल के आ गए, अब आप हमारी बहन को या हमारी माँ को कौन लेकर जाएगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरे एक साथ जाएं। और मजलिस के जिम्मेदारों से, अराकीन मजलिस से मेरी ये गुजारिश है कि आप भी वोट डालो जाके। आप ही नहीं वोट डालते, मैं कई मरतबा देखता हूँ मियाँ साहब फिरते पूरा, उंगली तो दिखाओ, शर्माते, नहीं नहीं दिखाओ, उंगली पर निशानी नहीं है। तो पहले आप भी वोट डालिए, अपने घर वालों को वोट डालिए, उसके बाद दौड़ो, पोलिंग करवाइए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। ये अजीब मामला है, पोलिंग का परसेंटेज वही 49, 50 कितना था पिछले बार, 49। ये कोई बात है? 5 साल में एक मरतबा आपको मौका मिलता, क्या अरे क्या कौन आता है यहाँ गली में है? ये बात है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सबसे ज्यादा बोलने वाले उन्हीं वोट नहीं डालते। तो आप निकल के वोट डालिए, आपकी वोट की अहमियत है। अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए, अपनी ताकत का मुजाहरा करिए। सब पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा अक्सरियत से कारवान से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए, तो मालूम होगा हमारी ताकत क्या है, तो मालूम होगा हमारी ताकत क्या है। अब आप देखो वहां जुबली हिल से मजलिस का उम्मीदवार किसको खड़ा करे? वो क्रिकेटर को। उन्होंने मुरादाबाद में इलेक्शन लड़े, मुरादाबाद में इलेक्शन लड़े, मुरादाबाद की आवाम उनको खंधे पे बिठाई। उसके बाद उन्होंने मुरादाबाद को ही भूल गए, तो मुरादाबाद की आवाम ने उनको कहा मुर्दाबाद। उसके बाद उनको टिकट नहीं दी, कांग्रेस टिकट नहीं दी, तो बीजेपी जीत गई। फिर इनको 2014 में शायद सवाई माधोपुर टोंक दिया राजस्थान में, वहां 4 लाख वोट मिले। उसके बाद एक मर्तबा नहीं गए। इन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर बने, सदर बनने के बाद इन पर 4 FIR बुक हो गए। अब आप बताइए, अचानक आ गए, नहीं मैं क्रिकेट प्लेयर था। क्रिकेट प्लेयर थे तो मैं भी था मेरे जमाने में। क्या आपका क्या विजन क्या है? क्या करना चाहते आप? नहीं मैं अरे क्या करेंगे आप? क्या आपके पास जज्बा है? मेरे भाई, इससे सियासत खराब हो रही है। इससे आवाम के दिलों में जो सियासतदानों की बहुत कम इज्जत है। आप सामने बोलते नक्को कहीं को छेड़ना है, लोगों को छोड़ो, अच्छे बहुत बहुत अच्छे, मालूम दिल में मैं देखे तो पहचान लेता हूं। आप मेरे से हाथ मिलाओ, मैं बोल सकता हूं आपको कितनी गर्मी है आपके हाथ मिलाने में। उससे अंदाजा थोड़ा सीखते हैं ना भाई, सीखते हैं आप। हम भी अपने वक्त के अजीम सियासतदान के पैरों के पास बैठ के मैं सियासत सीखा हूं। मेरे को अच्छी तरह याद है कि सालार के साथ जब मैं MLA था तो उस वक्त एक ही MLA था जो 2 महीने 1.5 महीने में सालार के साथ दारुसलाम में अकेले बैठता था। कोई नहीं आता था, लोग जरा हिम्मतें पस्त हो गई थी, तो मैं 1.5 महीना सालार के साथ बैठता था। जो लोग आते थे मिलने तो सालार मेरे को बोलते, देखो इन आ रहे, अब ये बात करेंगे। अरे बोला कैसा बोल रहे आप? बैठो तुम, देखो देखो देखो। सालार बहुत कुछ सिखाए मेरे को। मैं मंजलिस के सीनियर कायदीन के साथ बैठकर बहुत कुछ सीखा, मुझे आज भी सीखना है। मगर अगर ऐसा लोग आएंगे पैराशूट से उतर जाएंगे, मैं आ गया, अरे आ गए तो आ गए, ये क्या बात है? ये क्या पिक्चर है? पर्दे पे आके आबू हा करके चले जाएंगे। तो ये मामला हो रहा है, ये मामला हो रहा है सियासत का। और सब जगह बस दौलत दौलत दौलत।
ये दौलत करेंगे। अरे क्या होगा फिर, आवाम की खिदमत कौन करेगा, कैसा वापिस करेंगे, क्या करेंगे। तो खैर बहरहाल वो एक अलग लंबी गुफ्तगू है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन निकलकर मजलिस को वोट देकर मजलिस को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।